हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सक्षम फैमिली। आज का जो वीडियो रहेगा इसमें कंप्यूटर का जो टारगेट टेस्ट हुआ था उसका सेकंड पार्ट हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इससे पहला वाला पार्ट उसमें हमने 1 से लेकर 50 तक सारे क्वेश्चन किए थे। उसके जो रेस्ट पार्ट है यानी रेस्ट जो भी क्वेश्चन बचेंगे इसमें 60 क्वेश्चन शायद इसमें होंगे, तो वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट और कोशिश करेंगे इसको जल्दी से फिनिश करने की। हालांकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो काफ़ी बार, क्योंकि अब देखिए 100 नंबर का एक पेपर है, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको रिपीटिशन में भी मिल जाएगी। तो आपको बस सिंपली एक काम करना है, काम ही करना है कि भैया जो आपकी काम की चीज़ है बस उसे सुनना है, बाकी आप लोग जो है अपनी बुक्स वगैरह में पढ़ते रहिएगा। पहला क्वेश्चन था यहाँ पे यानी 51 क्वेश्चन कि कंप्यूटर की बूटिंग के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं जिसमें आपके पास ट्रांसलेटर है, असेंबलर है, कंपाइलर और ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक, तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं थी, अगर नहीं पता था वेलिंडन है, अगर पता था तो आप तब भी इसका ऑपरेटिंग सिस्टम इसका आंसर मार सकते थे। क्यों मार सकते थे? देखो भैया, ट्रांसलेटर का काम ट्रांसलेट करने का होता है, बहुत आसान है। इसके बाद मेरे पास एक असेंबलर होता है, एक कंपाइलर होता है। असेंबलर का काम क्या होता है? असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करने का काम होता है। कंपाइलर का काम क्या होता है? कंपाइलर का काम होता है आपके पास कोई भी आपने जो प्रोग्राम लिखा है उसमें बग को ढूंढने का काम होता है, या मैं इसको कंपाइल करने का काम भी कहता हूं। और जो कंपाइलर होता है, इंटरप्रेटर, उसमें एक छोटा सा डिफरेंस होता है। कंपाइलर आपको पूरे प्रोग्राम को एक साथ क्या करेगा, उसमें एरर फाइंड आउट करने की कोशिश करता है और कंप्लीट एरर बता देता है एक ही बार में, जबकि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन आपका ढूंढता है आपकी एरर को। ये छोटा सा डिफरेंस जो आपको ध्यान रखना है इंटरप्रेटर और कंपाइलर के बीच में। ठीक, और बाकी असेंबलर के बारे में तो मैंने बता ही दिया। असेंबलर आपकी असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश को मानव उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस के रूप में जाना जाता है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो मानव उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस के रूप में काम करता है? तो आपको पता होना चाहिए। इसमें आपके पास क्या आ जाएगा? मानव उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस। तो ये आपके पास आएगा सिंपली यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या बोला है? सिंपली बोला है इसने, यार जो मानव और आपके पास अगर कोई हार्डवेयर है उनके बीच में आपका क्या करना है, इंटरफेस देना है। तो आपका जो है ऑपरेटिंग सिस्टम ये प्रोवाइड करवा देता है। ये कैसे कर देता है? देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या होता है, आपने देखा होगा आज एक छोटा बच्चा भी जो है कंप्यूटर चला पाता है। वो क्यों चला पाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम की बदौलत। ठीक, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम से जो है आप जो है कंप्यूटर को बहुत आसानी से यूज़ कर पाते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा उसमें आपको सारी चीज़ें जो है डायरेक्टली एक क्लिक करने से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी एक सॉफ्टवेयर को खोल सकते हैं। कोई भी आपके पास अगर ब्राउज़र है आप उसे क्लिक करके सिंपली खोल सकते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, जब तक आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था पहले ऐसे नहीं होता था। पहले आपको कीबोर्ड के थ्रू कुछ लिखना पड़ता था, कुछ कोडिंग करनी पड़ती थी, तब जाके आप किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम को खोल पाते हैं। लेकिन आज एक ऑपरेटिंग सिस्टम होने से आपको कुछ भी नहीं लिखना पड़ता है, आप सिंपली क्लिक करते हो और क्लिक से ही आपका कोई भी जो एक सॉफ्टवेयर होता है या कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है उसे खोल सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का आपके पास एक बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाता है। बाकी आप सभी लोग जानते होंगे यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर वो पार्ट होते हैं जो हम पहले भी जान चुके हैं, जिनको आप छू सकते हैं। और यहाँ पे जो मॉडेम आपके पास मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर इसकी एक फुल फॉर्म होती है, और ये आपका क्या करता है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में चेंज करने का काम करता है, एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल का काम करता है। बेसिकली यहाँ पे इसका काम है आपके पास टेलीफोन जो वायर्स होती हैं उनको कंप्यूटर के साथ अटैच करना है, तो हम मॉडेम को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करने वाला जो कंप्यूटर प्रोग्राम है उसे क्या कहा जाता है? देखिए ध्यान रखिएगा, इससे पहले मैंने जस्ट आपसे बात की थी, हम बात कर रहे हैं संपूर्ण प्रोग्राम को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब पूरे प्रोग्राम को करना है तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है, कंपाइलर होता है। ठीक है, पहली बात आपके पास। इसके अलावा जैसे मैंने बात की थी इंटरप्रेटर के बारे में, तो जो ये इंटरप्रेटर होता है ये आपका क्या करता है, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है, लाइन बाय लाइन। और ये क्या करता है, आपका एक पूरे प्रोग्राम को एक साथ क्या करेगा, ये मशीनी भाषा में कन्वर्ट करने का काम करता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, जो इंटरप्रेटर होता है ये थोड़ा स्लो होता है, और आपके पास जो कंपाइलर होता है ये आपके पास फास्ट होता है। ठीक है, बाकी कुछ चीज़ें होंगी जो हम इसको आगे देखते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी इसके बाद जैसे सिमुलेटर वगैरह होते हैं, ये सिमुलेशन जो आप काम करते हैं किसी भी कंप्यूटर में, एक कोई प्रोजेक्ट आप बनाते हैं और अगर आप उसको मैं कह सकता हूँ कि रियल टाइम में इम्प्लीमेंट नहीं करवा रहे हैं। रियल टाइम इम्प्लीमेंट का मतलब जैसे एक सिंपली मैं कह सकता हूँ, मान लो अगर आपने कोई मकान बनाया है तो मकान का एक डिज़ाइन आप तैयार करते हैं, लेकिन जब आप एक्चुअल में मकान बनाते हो तो चीज़ें थोड़ी अलग हो जाती है। तो ये कुछ ऐसे ही होता है, जब आप कंप्यूटर पे कोई काम कर रहे होते हैं तो सिमुलेशन बेसिकली उसे बोला जाता है, एक ना ऐसे रफ डायग्राम सा जिसे मैं कह सकता हूँ। तो आप उसमें चेक कर लेते हैं यार कि ये काम कैसे करेगा। लेकिन एक्चुअल में मान लो अगर गाड़ी बना रहे हो तो गाड़ी बनाने के लिए आप एक डिज़ाइन करोगे, अपने कंप्यूटर में डिज़ाइन करोगे, उसके बाद जब गाड़ी बनेगी एक्चुअल में कोई कार बन रही है तो समय का काम अलग हो जाता है। तो सिमुलेटर का काम क्या होता है, सिमुलेशन करने का काम होता है। सिमुलेशन का मतलब कि कोई रियल टाइम में कोई चीज़ जो बन के आएगी वो कैसे आपके कंप्यूटर में काम करेगी, उसके लिए एक सिमुलेटर की जरूरत होती है, जो आपके पास क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर ही होते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपके पास क्या है? क्वेश्चन था आपके पास निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर का संक्रमित करने वाला वायरस नहीं है? तो यहाँ पे आपके पास जो आएगा नॉर्टन। ये आपके पास ये कंप्यूटर को संक्रमित करने वाला वायरस नहीं है, क्योंकि ये तो आपके पास एक एंटीवायरस है, सिंपल, ठीक है ना।
तो आपके पास जो नॉर्टन हो गया, कैस्परस्काई हो गया, आपके पास अवास्ट वगैरह का आता है, और इसी टाइप से आपके पास मैकेफे आता है। ये सारे के सारे आपके पास क्या होते हैं, एंटीवायरसेस होते हैं जो आपके क्या करते हैं, कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। बाकी इसके अलावा जो आपके पास ट्रोजन हॉर्स हो गया, लोफगेट हो गया, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास वायरसेस हो जाते हैं जो आपके पास क्या करते हैं, अगर गलती से कंप्यूटर में आ गए तो ये कंप्यूटर में आपके पास कंप्यूटर के जो फाइल्स हैं उसके कॉपी बना लेंगे, या फिर आपके बहुत सारे जो फोल्डर्स उनको करप्ट कर देंगे, या हो सकता है कि कुछ आपके इंपॉर्टेंट जो फाइल्स होती है वो भी डिलीट हो जाती है। ठीक है, तो मैं अभी बस केवल आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूँ, क्योंकि रफ आइडिया तो क्या दे रहा हूँ, मतलब जो चीज़ें हैं इसके अंदर मैं वो सारी चीज़ें बता रहा हूँ, तो आप चाहो तो इसको नोट कर लेना, अदरवाइज आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। मैक ओएस किसके द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो देखिए, हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जाना। ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू क्या कर सकता है कोई भी व्यक्ति जो है, एक हार्डवेयर और जो सॉफ्टवेयर होता है उसके बीच में एक बहुत अच्छा सा हमें एक इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है, हम उसे आसानी से यूज़ कर सकते हैं कंप्यूटर को। ऑपरेटिंग सिस्टम हमें बहुत टाइप के होते हैं, जिसमें हमने यूनिक्स के बारे में बात की है। क्या मुझे लिखना पड़ेगा? देखिए, बहुत सारे हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिसमें आपने यूनिक्स के बारे में पढ़ लिया है, लाइनक्स के बारे में आपने सुन लिया है, आपने विंडोज़ के बारे में भी आपने सुना है। ये सारे के सारे आपके क्या हैं, ये आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसी टाइप से आपके पास उबंटू वगैरह हो गया, ये सारे के सारे क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। और हाँ, इसने बोला है कि कौन सा ओएस, तो यहाँ पे जो ओएस होता है ये मैक ओएस के नाम आपने सुना होगा। तो ये जो मैक ओएस है आपके पास, ये किसका है ऑपरेटिंग सिस्टम? ये आपका एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़े। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है? तो आपको बताना है कि प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर इसमें कौन सा है, यानी जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आप प्रोग्राम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है? तो यहाँ पे इसका आंसर जो आपके पास आता है, क्यू बेसिक या क्या बेसिक, इसको क्यू बेसिक में भी बोला जाता है, इसको एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। अब बेसिक, तो यहाँ पे ये कुछ ऐसे होते हैं जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, ये एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, आप प्रोग्राम बेसिकली बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, मैकेफे। मैकेफे के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। मैकेफे आपके पास एक क्या होता है, एक एंटीवायरस होता है। ठीक, आपके पास क्या होगा, ये आपके पास एंटीवायरस होगा। एंटीवायरस जो आपके पास क्या करेगा, जी भैया जो वायरसेस होते हैं वो आपके सिस्टम में ना आए, इसके लिए हमें एक एंटीवायरस की जरूरत होती है, तो मैकेफे आपके पास एक एंटीवायरस हो जाता है। इसके अलावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में आपने बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी, जिसमें आपके पास इंपॉर्टेंट कौन कौन सी होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जहाँ पे आपने सी के बारे में पढ़ा है, C++ के बारे में पढ़ा है, जावा के बारे में आपने पढ़ा है, साथ साथ में आपने यहाँ पे प्रोलॉग के बारे में पढ़ा है। ठीक, बाकी इसके अलावा बेसिक हो गया, इसके अलावा आपके पास कोबल हो गया, और इसके अलावा भी आपको बहुत सारे पाइथन वगैरह मिल जाएंगे, जो अक्सर एग्जाम में कभी कभार पूछ लिया जाता है, THON, ये पाइथन हो गया। ये कुछ आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं जो हम यूज़ करते हैं। बाकी आप सभी लोग जानते हैं आउटपुट उपकरण के बारे में। यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो आपके पास क्या आता है, प्लॉटर आ जाता है आउटपुट उपकरण में। ठीक, चलिए बात करते हैं किसी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। निम्नलिखित में कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? सर्च इंजन क्या होता है? सर्च इंजन वो होता है जिसमें आप इंटरनेट पे कुछ चीज़ों को सर्च कर पाते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा कि आपको सबसे पहले देखो दो चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है, एक होता है आपके पास वेब ब्राउज़र। ठीक, ये होता है आपके पास एक वेब ब्राउज़र, और एक होता है आपके पास सर्च इंजन। सबसे पहली बात यह है कि भाई आपके पास जो वेब ब्राउज़र होता है, इस वेब ब्राउज़र की हेल्प से आप क्या चला पाते हैं, इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हैं, इंटरनेट को चला पाते हैं। ठीक, यानी बिना वेब ब्राउज़र के आप इंटरनेट नहीं चला पाएंगे। जब इंटरनेट आप चला लोगे तो आपको चाहिए होता है एक सर्च इंजन, जिस पे आप क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को सर्च कर सकते हैं। सर्च करना इन द सेंस, जैसे आपने क्या किया, देखो एक वेब ब्राउज़र जो होता है वो एक गूगल क्रोम जो होता है, एक वेब ब्राउज़र होता है। GC से मैं इसे नोट कर रहा हूँ, गूगल क्रोम जो नॉर्मली सभी चलाते हैं, और एक जो सर्च इंजन होता है वो सिंपली क्या होता है, गूगल होता है। ठीक, अब क्या होता है, सबसे पहले आपको इंटरनेट की ज़रूरत होती है, यानी इंटरनेट चलाने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी। वो सॉफ्टवेयर आपके पास क्या होगा, वो वेब ब्राउज़र होता है जो इंटरनेट चलेगा। इंटरनेट के अंदर आपको एक सर्च इंजन मिलेगा, बहुत सारे सर्च इंजन होते हैं जिसमें आपके पास जैसे बिंग वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, यंडेक्स आ जाता है। ठीक है, इसके बाद आपके पास ask.com आ जाता है। ठीक, और सिंपल जो आप सभी लोग यूज़ करते ही हैं, गूगल। ठीक है ना, तो इसमें आपको कुछ भी चीज़ें सर्च करनी होती है तो आप डायरेक्टली क्या करते हैं, सर्च करते हैं। आजकल नॉर्मली सभी लोग गूगल ही यूज़ करते हैं। तो गूगल में अगर आपको किसी भी चीज़ को सर्च करना है, पहले उसके लिए एक वेब ब्राउज़र चाहिए जो इंटरनेट चलाएगा, उसके बाद आप गूगल में चलाओ या किसी और भी, कोई भी बहुत सारे सर्च इंजन होते हैं, तो किसी भी सर्च इंजन में आप कोई भी चीज़ सर्च करते हो तो आपको पर्टिकुलर चीज़ वहाँ पर मिल जाती है। तो इसी को बोला जाता है एक सर्च इंजन। ठीक, तो सर्च इंजन के लिए सबसे पहले आपको एक इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत होती है और एक ऐसा वेब ब्राउज़र चाहिए जो इंटरनेट को चला पाए। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पे याहू हो गया, बिंग हो गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है, ये आपसे बोल रहा था ना। तो गीगा ब्लास्ट, देखिए ये सारा क्या है, एक गीगा ब्लास्ट हो गया, बिंग हो गया, याहू हो गया, ये आपके पास सर्च इंजन है। बाकी आपके पास जो फ्लिपकार्ट होता है, ये आपके पास एक सर्च इंजन नहीं होता है। फ्लिप है, ये क्लिप है, ये क्लिप आर्ट होना चाहिए था। चलिए खैर जो भी है, चलिए आगे बढ़ेंगे। कंप्यूटर
के सॉफ्टवेयर में ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को गौण मेमोरी से मुख्य मेमोरी में अंतरित करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? ठीक है, अब देखिए दो चीज़ें होती हैं। आपने क्या करना है, देखिए कभी भी किसी भी प्रोग्राम को आप चलाते हैं तो उस प्रोग्राम को क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को गौण मेमोरी से मुख्य मेमोरी में अंतरित करने के लिए, लिंक करने के लिए बेसिकली किसको काम आता है, तो आपको ध्यान रखना है लिंक करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, लिंकर को यूज़ करते हैं। ठीक, अब होता क्या है, देखिए आपने कोई भी आप जब कोड करते हो यानी कोई भी प्रोग्रामिंग लिखते हो तो आपने क्या किया, कंपाइलर के थ्रू उसे कंपाइल किया। होता है ऐसे कि नहीं होता है, कंपाइलर के थ्रू आप क्या करते हो, उस प्रोग्राम को कंपाइल करते हो। तो जब ये प्रोग्राम कंपाइल होता है तो बहुत सारी जैसे फाइल्स होती हैं, तो इन फाइल्स को, कंपाइल की हुई फाइल्स को जो ऐड करेगा वो आपके पास क्या होता है, लिंकर बेसिकली ये काम करेगा। लोडर का काम क्या होता है, लोडर का काम लोड करने का होता है। लोडर का काम क्या होगा, लोड करने का काम होगा। मतलब ये क्या करेगा, किसी भी आपके पास जो एक प्रोग्राम है उसको रन करवाने का काम करेगा। मान लो कि कोई चीज़ रोम में आपके पास पड़ी हुई है, ठीक है, मतलब मेमोरी में कोई चीज़ पड़ी हुई है, कोई ऑब्जेक्ट आपके मेमोरी में पड़ा हुआ है, उसको रन करवाना, उसको चलाना है, तो उसको मेन मेमोरी में लाने का काम बेसिकली किसका होता है, लोडर का होता है। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आनी चाहिए। उसके बाद आपके पास जैसे असेंबलर होता है, असेंबलर हमने पहले भी देखा था, असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करने का बेसिकली काम करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, असेंबलर बोला जाता है। बायोस का क्या कार्य होता है, देखिए बायोस, ठीक है, बायोस को बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम ऐसा कुछ बोला जाता है। और इसके बाद आपको ध्यान रखना है, बायोस का काम होता है सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जों को प्रारंभ करना। देखो जब भी बायोस के बारे में बात करते हो तो बायोस क्या है, एक आपके पास एक एप्लीकेशन प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम आप इसे बोल सकते हैं। ठीक है, ये एक प्रोग्राम होता है। ये प्रोग्राम क्या करेगा, आपके पास एक पोस्ट होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट जिसे बेसिकली कहा जाता है। ठीक, इसको ये एक्टिवेट करता है। इसको एक्टिवेट करने के बाद क्या होता है, आपके जो कंप्यूटर्स होता है उसको चेक किया जाता है कि कंप्यूटर के जो भी कनेक्शन है, रैम वगैरह जो है, क्या वो प्रॉपर तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो इसी प्रोसेस को बेसिकली बोला जाता है आपके पास बायोस प्रोसेस। और आपके पास जो आंसर बनेगा, इसमें पहला वाला आंसर बनेगा, सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जों को यहाँ पे जो आरंभ करने की जो प्रोसेस होती है उसको बायोस बेसिकली बोला जाता है। तो सिस्टम ऑन से लेकर आपने देखा होगा, और जब ऑन करते हैं तो थोड़ा समय लग जाता है, तो उस जो समय होता है वो एक आपके पास टेस्टिंग समय ही होता है, यानी टेस्टिंग टाइम होता है, जिसमें आपका जो कंप्यूटर होता है वो चेक किया जाता है। ऐसे जो प्रोसेस होती है उसको बायोस बोला जाता है। बायोस बेसिकली क्या है, एक छोटा सा प्रोग्राम ही होता है जो आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जो है इंस्टॉल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, MS-DOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें क्या होता है। देखिए MS-DOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें कमांड लाइन इंटरफेस होता है। कमांड लाइन इंटरफेस से मतलब क्या होता है, कमांड लाइन इंटरफेस का मतलब होता है इसमें आप क्या कर सकते हो, अपने कीबोर्ड के थ्रू यहाँ पे डायरेक्टली ये इंटरेक्ट कर सकता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है कमांड लाइन इंटरफेस। इस चीज़ को थोड़ा सा आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, तो बाकी इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, इसमें कुछ एक आध चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। इसके अलावा जो है इसमें एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आपके पास ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भैया आपके पास जो MS-DOS है वो क्या है, एक आपके पास ये क्या हो जाता है, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाता है। ये क्या है, आपके पास एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बाइनरी संख्या प्रणाली का एक उदाहरण है। तो बाइनरी संख्या आप सभी को पता है, बाइनरी नंबर क्या होते हैं, 1 0, ये सारे बाइनरी नंबर होते हैं, या जिसे मशीन लैंग्वेज भी बोला जाता है। और यहाँ पे देखिएगा आप, ये सारे कोई भी मशीन लैंग्वेज नहीं है। मशीन लैंग्वेज आपके पास क्या होती है, ये वाली जो है आपके पास मशीन लैंग्वेज है, दैट्स इट। ठीक, तो ये वो लैंग्वेज होती है जो आपका कंप्यूटर समझता है। और जितनी भी चीज़ें आप प्रोग्रामिंग करते हो उनके लिए आप कंपाइलर वगैरह जो भी यूज़ करते हैं तो उनको बाद में फाइनली मशीनी भाषा में कन्वर्ट करना होता है। और मशीनी भाषा क्या होती है, आपकी 1010 वाली भाषा, जिसमें कंप्यूटर को किसी चीज़ को समझाना होता है। अब हम इसको यूज़ नहीं करते। जो हमारे प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे उसमें हम मशीनी लैंग्वेज को यूज़ करते थे, यानी 10 वाली लैंग्वेज को। लेकिन क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है इसलिए हमने धीरे धीरे क्या करना शुरू कर दिया है, हमने धीरे धीरे जो है प्रोग्रामिंग करना शुरू की, लैंग्वेज बनाने शुरू की, सो दैट कि हम क्या कर सकते हैं, अपने काम को थोड़ा ईजी कर सके और कंप्यूटर को उस चीज़ को समझा सके। लेकिन कंप्यूटर को फाइनली वो जो लैंग्वेजेस आप बनाते हैं, जैसे फॉर्टन हो गया, कोबल हो गया, उनका भी कन्वर्जन होना है और इसमें होगा वो कन्वर्जन बाइनरी नंबर में, सो दैट कि आपका कंप्यूटर जो उस चीज़ को। क्वेश्चन है कंप्यूटर शब्दावली में निबल क्या है। तो निबल आपके पास क्या होता है, निबल आप सभी लोग जानते हैं, ये एक आधा बाइट के इक्वल होता है। ठीक है, आपके पास जो 1 निबल होता है, 1 निबल, ये आपके पास 4 बिट के इक्वल आ जाता है, पहली बात। और जो आपके पास 1 बाइट होता है वो आपके पास क्या होता है, आपके पास 8 बिट के इक्वल हो जाता है। समझ में आई बात। तो ये आधा जो बाइट है, ठीक है, तो देखो 1 बाइट हो गया 8 बिट के इक्वल, तो इसका हाफ कितना हो गया, 1 निबल है ना। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, जो 1 बाइट है, जो कंप्लीट है, उसको मैं आधा भी बोल सकता हूँ। आधा क्यों बोल सकता हूँ मैं, इसी के लिए आधा बोल सकता हूँ क्योंकि ये 4 बिट के इक्वल हो जाता है 1 निबल। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। बाकी थोड़ी बहुत आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि भैया आपके पास सबसे पहले क्या होता है, KB होता है, फिर आपके पास MB होता है, फिर आपके पास GB होता है,
फिर आपके पास टीबी होता है, फिर आपके पास टेराबाइट जिसे बोला जाता है, ठीक है, फिर आपके पास पीटी होता है, पेटा पे चले जाता है। तो इस टाइप से जो है आपके पास जब मेमोरी होती है, स्टोरेज की जो कैपेसिटी होती है कुछ इस टाइप से चलती है, ठीक है। पहले सबसे छोटा आपके पास यहाँ पे बाइट से, फिर केबी, फिर एमबी, गीगा, फिर टेरा, और फिर आपके पास यहाँ पे पीटी आ जाता है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपके पास निम्नलिखित में से किस नेटवर्क में जुड़े हुए कंपोनेंट एक समवर्ती क्लोज लूप बनाते हैं? तो देखिए यहाँ पे लगभग सारी चीज़ें जो हैं कंप्यूटर में जितने क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो सारी चीज़ें कवर हो रखी है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि कौन से में कौन सा जो है क्लोज लूप बनाता है। तो आपके पास जो रिंग टोपोलॉजी होती है ये क्लोज लूप बनाता है। रिंग टोपोलॉजी कुछ इस टाइप से होती है, मान लो आपके पास एक कंप्यूटर है, दूसरा कंप्यूटर आपके पास कुछ ऐसा है, एक कंप्यूटर आपके पास कुछ ऐसा है और एक कंप्यूटर आपके पास कुछ ऐसा है, ठीक। तो ये कुछ ऐसे कनेक्ट होता है, ये इसके साथ कनेक्ट होगा, 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 ठीक है ना। तो ये जो है आपके पास क्या है, एक ये रिंग टोपोलॉजी हो जाती है। तो डिफरेंट टोपोलॉजीज होती हैं। ये टोपोलॉजी कुछ भी नहीं है, ये नेटवर्क के साथ अटैच करने का एक माध्यम है। आपके पास डिफरेंट काइंड ऑफ नेटवर्क होते हैं, लैन होता है, मैन होता है, और आपके पास एक वाइड एरिया नेटवर्क होता है। तो इस नेटवर्क के थ्रू आपके जो कंप्यूटर्स हैं कैसे बेसिकली वो अटैच हैं, तो यही है आपके पास नेटवर्क टोपोलॉजी। और इसमें हमारे पास डिफरेंट टोपोलॉजीज होती है, जैसे स्टार हो गया, बस हो गया। स्टार टोपोलॉजी के बारे में आप जानते होंगे कि बीच में एक हब होता है और यहाँ पे आपके पास डिफरेंट कंप्यूटर्स होते हैं। तो ऐसी जो टोपोलॉजी होती है इसको क्या बोला जाता है, इसको हम स्टार टोपोलॉजी नाम देते हैं, ठीक। फिर यहाँ पे जैसे बस टोपोलॉजी होती है, बस टोपोलॉजी के बारे में आप जानते होंगे, एक सिंगल वायर होती है ऐसे, और इसके थ्रू आप क्या होते हैं, डिफरेंट जो हमारे कंप्यूटर्स होते हैं वो यहाँ पे क्या होते हैं, अटैच होते हैं, ठीक। तो ये आपके पास क्या होती है, एक बस होती है, ठीक। इसके साथ जो है डायरेक्टली आपके कंप्यूटर्स जो है अटैच होते हैं इस नेटवर्क में। अब इसके कुछ फ़ायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं। हर एक चीज़ का कुछ फ़ायदा है, कुछ नुकसान है। अब मान लो कि यहाँ पे यार कोई कंप्यूटर ख़राब हो गया इस वाले में, तो अगर ये कनेक्शन गड़बड़ हो गया, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, तो ये इसको यहाँ पे डेटा नहीं पहुँच सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कनेक्शन ब्रेक हो जाता है। मान लो अगर आपका इस कंप्यूटर में काम चल रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो इसमें ये वाले दो आपके आराम से ईजिली चल सकते हैं। तो इसके कुछ फ़ायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं। इट डिपेंड्स कि भैया आप कौन सा नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, कहाँ पर आप इसे यूज़ कर रहे हैं, तो उस बेसिस पे से यूज़ किया जाता है। तो यही है आपके पास नेटवर्क टोपोलॉजी। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा द्विदिशीय बाई डायरेक्शनल डेटा संचरण को सपोर्ट नहीं करता है? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो आता है इसमें वो आता है आपके पास सिंप्लेक्स, ठीक। सिंप्लेक्स में क्या होता है, सिंप्लेक्स हो गया, हाफ डुप्लेक्स हो गया, फुल डुप्लेक्स हो गया। सिंप्लेक्स वो होता है जिसमें आपके पास जैसे टेलीफोन हो गया, नहीं सॉरी टेलीफोन नहीं आएगा इसमें आपके पास आएगा रेडियो, ठीक है। रेडियो और टेलीविज़न इसका एग्जाम्पल हो जाता है। मतलब यहाँ पे आप क्या करोगे, एक सेंडर होगा जो बोलेगा और आपके पास एक रिसीवर होगा, ठीक। तो आप देखो ना, सेंडर यहाँ से कुछ भी बोलता है, जैसे टेलीविज़न में बोलते हैं, आपका रेडियो पे बोलते हैं, तो आप तक वो एक इन्फॉर्मेशन पहुँचा रहा है। तो ये टू वे जो है कम्युनिकेशन नहीं है, ठीक। तो एक बोल रहा है, एक सुन रहा है, दैट्स इट। तो इसको बोला जाता है सिंप्लेक्स। इसी टाइप से आपके पास हाफ डुप्लेक्स, कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे वॉकी टॉकी पूछा जाता है। अगर सिंपली पूछते हैं भैया वॉकी टॉकी किसका एग्जाम्पल, आपके पास ये हाफ डुप्लेक्स का एग्जाम्पल हो जाता है। हाफ डुप्लेक्स का मतलब ये होता है कि इसमें आपका जो है, देखिए कोई भी व्यक्ति बात करेगा तो जो अनदर साइड पर्सन है वो भी आपका उसमें रिस्पांस देता है, लेकिन वो सिंगल टाइम पे रिस्पांस नहीं दे पाता। जैसे आपने व्हाट्सअप कॉल अगर करी होगी तो व्हाट्सअप कॉल में आपने देखा होगा कि उसमें रियल टाइम में चीज़ें नहीं हो पाती हैं। जैसे सिंपली जब आप फ़ोन करते हैं तो फ़ोन में रियल टाइम में बात हो जाती है, लेकिन वैसे व्हाट्सअप पे नहीं हो पाता। इसी टाइप से जो वॉकी टॉकी होता है, इसमें अगर एक व्यक्ति कोई बात बोल रहा है तो उसकी पहले बात पूरी सुन ली जाती है, उसके बाद अनदर हैंड पे जो है वो दूसरा व्यक्ति जो है अपनी बात को रखेगा, तो इसको हाफ बोला जाता है। इसी टाइप से आपके पास जब फुल डुप्लेक्स के बारे में बात करते हो तो इसमें हमारे पास जो फोन्स होते हैं या मोबाइल फोन्स होते हैं या टेलीफोन्स होते हैं, ये फुल डुप्लेक्स के अंदर आते हैं, क्योंकि इसमें टू वे कन्वर्जन हो जाता है। आप उसी समय किसी दूसरे व्यक्ति से बात कर सकते हैं, वो उसे रियल टाइम में जो है अपनी बात आप तक पहुँचा सकता है। तो ये कुछ इस टाइप से है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है ये बोल रहा है द्विदिशीय कौन सपोर्ट नहीं करता, तो सिंप्लेक्स नहीं करता। हाफ डुप्लेक्स द्विदिशीय करता है, आपके पास फुल डुप्लेक्स तो करता ही करता है, तो इसलिए आपके पास सिंप्लेक्स यहाँ पे हो जाता है। बाकी इसके थोड़ा सा एग्जांपल आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में कौन सी कंपनी 5G नेटवर्क प्रदर्शन करने वाली भारत की दूरसंचार कंपनी बनी? इसको थोड़ा सा ध्यान, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, तो एयरटेल यहाँ पे जो है आपके पास पहले इसका जो है आंसर आ जाता है। पहली कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एयरटेल आ जाएगा। इसके अलावा HTTPS प्रोटोकॉल में एस का मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ पे होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और ये यहाँ पे एस का मतलब होता है सिक्योर करना, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी आप कोई भी वेबसाइट यूज़ करते हैं आपने देखा होगा उसमें HTTPS कुछ ऐसा लिखा हुआ आता है, ऐसा आता है ना HTTPS। तो अगर ये लिखा हुआ आ रहा है, कौन सा एस लिखा हुआ आ रहा है, तो मतलब आपकी वो पर्टिकुलर साइट है वो सिक्योर है। ध्यान रखिएगा, जब भी आप जो है ऑनलाइन पेमेंट वगैरह करते हैं तो उसमें जरूर देखना है यार, जहाँ पे आपके पास एस नहीं लिखा हुआ है तो देख लेना, वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ठीक है। या क्यों कभी भी आप क्या करते हो, अपना ATM वगैरह के जो भी होता है, डेबिट कार्ड वगैरह जो होता है, आप वहाँ पे अपने डेबिट कार्ड के नंबर वगैरह डालते हो, है ना। तो अगर आपके पास वो साइट सिक्योर नहीं है, अगर उसमें एस नहीं लिखा तो ऐसी जगह कभी नहीं डालना चाहिए।
तो अगर आपके पास अगर ऐसे लिखा हुआ है तो मतलब वो सिक्योर साइट है, तो वहाँ पे आप जो है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पे HTTPS का मतलब ही इतना होता है, बाकी इसमें कुछ ज़्यादा समझाने को है नहीं। इसके अलावा नेक्स्ट, उपयोगकर्ता को दूरस्थ ढंग से इंटरनेट के माध्यम से किसी अन्य कंप्यूटर और टर्मिनलों के अभिगमन एक्सेस की सुविधा प्रदान करना, इसे क्या बोला जाता है? इसको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखिएगा, इसको टेलनेट बोला जाता है। ठीक है, इसको टेलनेट क्या बोला जाता है? देखिए इसमें सिंपल सी बात है कि किसी दूसरे को जो है एक्सेस देना, इसको बोला जाता है आपके पास टेलनेट बेसिकली इस काम को करता है। ठीक, अब होता क्या है, मान लो कि मेरे पास एक कंप्यूटर है, आपको मेरे कंप्यूटर को चलाना है। आप कैसे चला पाओगे? ऐसा तो हो नहीं पाएगा कि आप मेरे कंप्यूटर को घर बैठे चला लो, लेकिन हाँ ऐसा हो सकता है कि मैं आपके कंप्यूटर के या आप मेरे कंप्यूटर का एक्सेस ले सकते हो। किसके थ्रू ले सकते हो? वो आपके पास हो सकता है टेलनेट के थ्रू। किसके थ्रू? वो टेलनेट के थ्रू आपके पास ऐसा कार्य हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब यही है। तो आपको इसमें ज़्यादा कुछ ध्यान मतलब ज़्यादा चीज़ें सोचनी नहीं है। तो ये टेली कम्युनिकेशन से बेसिकली इसका मतलब हो जाता है कि भैया हमें क्या करना है, किसी दूसरे के कंप्यूटर को एक्सेस करना है, तो उसके लिए हमें टेलनेट की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, डायल अप कनेक्शन में आपके कंप्यूटर को भौतिक रूप के फ़ोन लाइन से जोड़ने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये आप सभी लोग जानते होंगे। एक इसमें हम क्या यूज़ करते हैं? मॉडेम को यूज़ करते हैं। ध्यान रखना, देखिए हमने बात की है यहाँ पे डायल कनेक्शन में, यानी टेलीफोन लाइन से बेसिकली जोड़ने के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपको कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ना है, तो इसके लिए हमें मॉडेम की जरूरत होती है। मॉडेम की जो फुल फॉर्म होती है आप सभी लोग जानते होंगे, इसका मतलब होता है मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन। इसका मतलब होता है मॉड्यूलेशन, डिमॉड्यूलेशन। और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है आपका डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करना, और इस एनालॉग सिग्नल को अगेन डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने का बेसिकली ये कार्य करता है। ठीक, और इसका काम क्या है? देखो आपके पास एक सिंपल मैं कहूँगा कंप्यूटर है। इस कंप्यूटर का जो सिग्नल होगा वो डिजिटल होगा, और अगेन यहाँ पे आपके पास एक कंप्यूटर है, तो इसके पास भी डिजिटल सिग्नल जाना चाहिए। बीच में आपके पास ये टेलीफोन वायर है, तो इसमें आपके पास जो है एक एनालॉग सिग्नल रहेगा। तो इस टाइप से जो है मॉडेम आपके पास क्या करने वाला है? यहाँ पे आपका मॉडेम जो है एक इनपुट और आउटपुट की तरह भी एक बिहेव करता है, क्योंकि यहाँ पे क्या करना होता है, एक बार उसको डिजिटल सिग्नल से एनालॉग सिग्नल में चेंज करना है, दूसरी बार एनालॉग से डिजिटल सिग्नल में उसको चेंज करना है, सो दैट कि हमारा जो है ये कंप्यूटर समझ पाए। ठीक, अब मुझे नहीं पता है कि आपको ये बात समझ में आ रही नहीं आ पा रही है, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास तो है नहीं, ये कुछ रिकॉर्डेड वीडियोज़ होती हैं, सो दैट कि आपका भी टाइम सेव हो पाए और हमारा भी टाइम सेव हो पाए। ठीक है, तो इनकेस अगर किसी को फिर भी कोई प्रॉब्लम होती तो भैया आपको थोड़ा सा जो है बुक्स वगैरह की तरफ रुख करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा बुक पढ़ लेंगे तो आपको थोड़ा क्लैरिटी और अच्छे से आ जाएगी। बाकी हब के बारे में भी हम बात करेंगे कि क्या बात बोल रहा है। समान डेटा प्रकार के संलग्न डेटा के एक सेट को क्या कहा जाता है? देखिए अगर आपके पास जो डेटा है वो एक जैसा डेटा है, मान लो किसी का मेरा नाम है, तो एक होता है ना, जैसे कोई स्कूल है, उसमें स्कूल में नेम लिखा है, रोल नंबर लिखा है, डेट ऑफ बर्थ लिखी है किसी बच्चों की, तो एक पूरा ग्रुपिंग होता है। ठीक है, तो वो जो ग्रुपिंग होता है उस पूरे ग्रुप में देखो अलग अलग नेम होता है ना सबका, तो अगर हम उसको एक किसी सिंगल उसमें डाल दें, अब ये होता है पूरा प्रोग्रामिंग बेस्ड, तो अगर हम उस पूरे चीज़ को अगर एक उसमें डाल देते हैं सो दैट कि हमें अलग अलग नामों की जरूरत बार बार लेना ना पड़े, तो ऐसी चीज़ को क्या बोला जाता है? ऐसी चीज़ को बोला जाता है एरे। ठीक है, बस इसको ऐसे ही ध्यान रखना है आपको, क्योंकि देखिए ये आपको तो कहीं बहुत ज़्यादा कंप्यूटर में कुछ ज़्यादा चीज़ें या PhD करनी नहीं है, बस आपको थोड़ा सा ज्ञान लेना है, इतना लेना है कि यार मेरे 5-7 नंबर जो भी UKSSC में पूछा जाता है वो मेरे काम की चीज़ हो जाए। और उसके लिए क्या करना है? उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना, उसके लिए बस यही चीज़ें, जैसे आपने पढ़ा समान डेटा प्रकार के संलग्न डेटा को एक प्रकार को क्या कहा जाता है? आपने देखा समान डेटा मतलब एक जैसा डेटा है, नाम सारे एक जैसे हैं, अगर अपने को उसको कन्वर्ट करना है किसी एक सिंगल उसमें डालना, तो उसको बोला जाता है एरे। एरे का मतलब ही होता है कि आप क्या करोगे, किसी एक डेटा को जो डिफरेंट डेटा है या सेम काइंड ऑफ डेटा को एक ही उसमें डाल दोगे, एक बंच बोलो, उसकी पैकेट बोलो, उसको हम एरे नाम देते हैं, बस दैट्स इट। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, किस नेटवर्क टोपोलॉजी को कार्य करने के लिए एक हब की आवश्यकता होती है? अब हब के बारे में हमने पहले भी जाना था, क्या देखा था हब के बारे में? हमने देखा था हब कुछ भी नहीं है, हब यहाँ पे एक मिडिल का पार्ट होता है, इसको हम हब बोलते हैं। ठीक है, जो कनेक्ट करता है डिफरेंट कंप्यूटर्स को, एक कंप्यूटर को जोड़ेगा, यहाँ पे इस कंप्यूटर को जोड़ेगा, और ये बेसिकली क्या है, ये आपके पास एक स्टार टोपोलॉजी नहीं है, ये सी वाला, इससे पहले भी हम इसमें बात कर चुके हैं, हमने रिंग के बारे में बात की, बस के बारे में बात की। तो ये बेसिकली क्या होता है, एक हब होता है मिडिल वाला पार्ट, जो क्या करता है डिफरेंट कंप्यूटर को एक साथ जोड़ने का काम करता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ बढ़ेंगे। सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में नई उपयोगी जानकारी को प्राप्त करने के लिए पहले से मौजूद बड़े डेटाबेस की जानकारी की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? देखिए इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? माइनिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? माइनिंग बोला जाता है। माइनिंग जैसे अगर आप साइंस में भी देखते हैं तो साइंस में भी माइनिंग में क्या करते हैं, खनन वगैरह जिससे हम बोलते हैं। तो इसी टाइप से जो आपके पास अनुसंधान हो गया या आपके पास साइंटिफिक कोई रिसर्च हो रही है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, माइनिंग करते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, माइनिंग का मतलब खुदाई करना। ठीक है, अगर आपको कोई काम करना है तो आपको पहले उस काम के बारे में पता होना चाहिए कि पहले इस पर क्या काम हो चुका है कि नहीं है बात। जैसे आप कोई नई रिसर्च करने जा रहे हो तो आपको पता तो होना चाहिए उसमें पहले क्या क्या चीज़ें हो चुकी हैं, तभी तो आप कुछ नया काम कर पाओगे। तो इसी को माइनिंग बोला जाता है, बाकी और कुछ भी नहीं है, बस इसमें आपको यही चीज़ समझनी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, इंटरनेट पर ऑफ साइट केंद्रों के सुरक्षित डेटा को एक्सेस करना क्या कहलाता है? इसको हम क्लाउड कंप्यूटिंग बोलते हैं। क्या बोला जाता है? इसे क्लाउड कंप्यूटिंग बोला जाता है। अब देखो क्लाउड कंप्यूटिंग में आपको बस थोड़ा सा ये चीज़ समझनी है, जैसे आपके पास सिंपल एक कंप्यूटर होता है, उस कंप्यूटर में आप क्या करते हैं कि आपके पास कंप्यूटर में मैं कह सकता हूँ कि एक स्टोरेज डिवाइस होती है। मान लो आपके पास हार्ड डिस्क ड्राइव है। अब उसके पास जो हार्ड डिस्क ड्राइव है आपके पास, उसमें कितना डेटा तक सेव हो सकता है, एक लिमिटेशन है भाई उस डेटा की। इसी टाइप से अगर कोई कंपनी है और उस कंपनी का बहुत सारा डेटा है, तो वो डेटा कहाँ पे सेव करेगा? कहीं ना कहीं तो सेव करना पड़ेगा उस डेटा को। तो वो क्या करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग में कि ये कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ऑनलाइन तरीके से उस डेटा को सेव रखते हैं, ताकि जब भी आपको उसकी ज़रूरत होती है आप उसको ले लें। जैसे सिंपल होता है ना, जैसे आपके पास गूगल ड्राइव होती है, आपकी ऑनलाइन चीज़ें सेव हो जाती है, लेकिन उसका भी एक स्पेस होता है, यानी आप उससे ज़्यादा उसमें सेव नहीं कर सकते। तो इसी टाइप से आपकी कोई कंपनी हो गई या आपके किसी भी टाइप से जो है जिसके पास डेटा बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, अब वो कोई इसी टाइप से हो सकता है, कोई कंपनी वगैरह का जो फील्ड होता है, तो वहाँ पे क्या होता है क्लाउड कंप्यूटिंग होती है। ये कुछ ऐसे लोग होते हैं जो क्या करेंगे, डेटा को सेव करने का काम करते हैं, और जब भी किसी व्यक्ति को या जिसका वो डेटा है उसको जरूरत होती है तो उस डेटा को प्रोवाइड करवा देते हैं। पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे इंटरनेट के बारे में देखिए। इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट देखिए, जो सिंपल इंटरनेट होता है वर्ल्ड वाइड हम जुड़ते हैं। इंटरनेट में क्या होता है आपके पास, ये एक लोकली इंटरनेट, मतलब खुद का इंटरनेट आप इसे समझ सकते हैं। जैसे इंटरनेट में आप यहाँ से लेकर दुनिया तक कहीं भी आप क्या कर सकते हैं, अटैच हो सकते हैं। लेकिन जो इंटरनेट होता है एक सीमित एरिया में होता है। सीमित एरिया मतलब मेरा ही कोई कंपनी है और मैंने अपनी कंपनी के लिए खुद का एक नेटवर्क डिज़ाइन कर दिया, बस ये होता है इंटरनेट। बाकी इससे ज़्यादा आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं। बाकी लोकल एरिया के नेटवर्क के बारे में आपने देखा ही है। लोकल एरिया नेटवर्क वो नेटवर्क्स होते हैं जहाँ पे हम एक छोटे से एरिया में जो है लोगों से जुड़ते हैं। ये एक कंपनी के अंदर भी हो सकता है, और एक इसका पर्टिकुलर कुछ रेंज होती है, उस रेंज के अंदर जो है हम लेन नेटवर्क को यूज़ करते हैं इंटरनेट को चलाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस प्रणाली को निजी नेटवर्क पर या निजी नेटवर्क के अनाधिकृत अधिगमन को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है? ठीक है, इसको बोला जाता है आपके पास फायरवॉल। अब ये फायरवॉल क्या होती है? फायरवॉल का मतलब ही होता है फायर करना, यानी अगर कभी आपके सिस्टम में कोई ऐसी अनवांटेज चीज़ आ गई या वायरस आ गया या कोई ऐसी चीज़ है जो आपके सिस्टम को डैमेज कर सकता है, तो ऐसी चीज़ों के लिए हमने जो है ऐसे सॉफ्टवेयर्स वगैरह डिज़ाइन किए हैं, ऐसे प्रोग्राम डिज़ाइन किए हैं जिसे हम फायरवॉल कहते हैं कि भैया फायर करने का बेसिकली उसका काम होता है। फायरवॉल ही जो है, ठीक है, कि भैया अगर आप यहाँ आओगे तो जल जाओगे, सिंपल सी बात है। तो ये क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में से किस प्रणाली को निजी नेटवर्क पर या निजी नेटवर्क से अनाधिकृत अधिगमन को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है? तो ये फायरवॉल को जो है डिज़ाइन किया गया जो आपको कंप्यूटर में मिल जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वर IP एड्रेस को डोमेन नामों में परिवर्तित करता है? ठीक, तो कोई भी IP एड्रेस होता है उसको डोमेन नामों में चेंज करना है, ये होता है आपके पास DNS का काम, डोमेन नेम सिस्टम। इसीलिए उसका नाम क्या है, डोमेन नेम सिस्टम, DNS, डोमेन नेम सिस्टम। तो ये क्या कर रहा है, डोमेन में चेंज करने का काम करता है। डोमेन क्या होता है, सिंपली आपके पास कोई एक जैसे .gov आपने देखा होगा ना, जिसमें पता चल जाता है यार कि एक गवर्नमेंट की साइट है। आपने देखा होगा .com, उससे पता चल जाता है ये एक कॉमर्शियल साइट है। तो ऐसे यही डोमेन नेम होते हैं, ठीक है ना। तो इसको डोमेन नेमों में चेंज करने का काम कौन करता है? IP एड्रेस को। IP एड्रेस क्या होते हैं, ये कुछ पर्टिकुलर एड्रेस होते हैं जो हर एक सिस्टम को मिले हुए होते हैं। तो उन एड्रेस को अगर आपको डोमेन में चेंज करना है तो उसके लिए हमें DNS की जरूरत होती है। बाकी मैंने अभी जस्ट आपको क्लाउड सर्विस तो मैंने आपको बताई दी है, एक ऐसी सर्विस जिसमें आप क्या कर सकते हैं, किसी भी डेटा को सेव कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 76, टेलीफोन वायरिंग पर उच्च इंटरनेट गति प्रदान करने वाली तकनीकों को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है ADSL। ये क्या होता है? एसिंक्रोनस डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, कुछ इस टाइप से इसका फुल फॉर्म होती है। आप चाहो तो इसको एक बार सर्च भी कर लेना। तो आपके पास जो फैक्ट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो आपको थोड़ा सा यहाँ पे पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये क्या करेगा, आपके पास जो है जो इंटरनेट है उसको जो है स्पीड देने का काम करता है, ताकि जो है उसमें कोई प्रॉब्लम ना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन नहीं है? सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन नहीं है। आपने देखा होगा लिंक्डइन एक सोशल साइट है, आप इसमें अगर है तो वैलेंटाइन है, नहीं तो जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो लिंक्डइन को यूज़ करते हैं। उसके बाद फेसबुक एक सोशल साइट है जहाँ पे भैया डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल मिलते हैं। ट्विटर भी आपके पास एक सोशल साइट है, ये भी आप सभी लोग जानते होंगे। हैप्टिक क्या है, यहाँ पे एक हैप्टिक है, वो सोशल साइट नहीं है, ये आपके पास एक साइंस होती है। ये क्या है, ये टच सेंसेशन वाली साइंस होती है, तो उसको बेसिकली क्या नाम है दिया जाता है, उसको हैप्टिक नाम दिया जाता है। कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिन की सुविधा कौन प्रदान करता है? तो कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिन की जो सुविधा है वो टेलनेट प्रोवाइड करता है। टेलनेट आपके पास क्या एक 1969 में इसको डिज़ाइन किया गया था, ठीक है। तो रिमोट के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि भैया किसी दूसरे कंप्यूटर का जो है एक्सेस लेना, उस कंप्यूटर के बारे में जानकारी लेना या उस कंप्यूटर को चलाना बेसिकली इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। तो बस यही है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ ज़्यादा है नहीं। बाकी यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, एक फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। ये आपके पास कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं इंटरनेट में, जब आप फाइल ट्रांसफर करते हो तो उस समय ये रूल्स जो हैं वो लगते हैं, ठीक है। इंटरनेट
इंटरनेट को चलाने के लिए। तो यहाँ पे ये भी ज़्यादा कुछ है नहीं इन सारी चीज़ों में। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ बढ़ेंगे। IPv4 एड्रेस की लंबाई कितने निबल के इक्वल होती है? पहली बात, ये आपके पास क्या है, एक IP एड्रेस है, ठीक है। तो सिंपली जो IP एड्रेस होता है, ये बोला गया जो IP एड्रेस होता है उसकी लंबाई कितने निबल की इक्वल होती है। तो इसमें शायद हो सकता है कि दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाए। एक तो ये आपके पास 32 बिट की इक्वल होती है, पहली बात। और आपको ये भी पता होना चाहिए जो 4 बिट होता है वो आपके पास 1 निबल की इक्वल होता है। जो 4 बिट होता है वो आपके पास 1 निबल की इक्वल होता है। तो आप ध्यान रखो, हमारे पास जो है जब 8 निबल होंगे, मतलब मुझे चाहिए 32 बिट, ठीक है ना। तो जब आपके पास 8 निबल आएंगे तो ये जो 8 निबल होगा ये आपके पास होगा 32 बिट के इक्वल। अब यही आपके पास जो है एग्जाम का क्वेश्चन बन सकता है। तो आपके पास दो टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, भैया कितने बिट का होता है, 4 बिट का होता है, कितने निबल का होता है, 1 निबल का होता है, कितने बिट का होता है, भैया 32 बिट का होता है। या फिर हम इसी को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं और 8 निबल जो है इसका आंसर आ जाता है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अगली बार भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? आपको बताना है वेब ब्राउजर कौन सा नहीं है। वेब ब्राउजर वो होते हैं भैया जिससे आप इंटरनेट चला सकते हैं। तो आपने देखा है यार, जो हमारे पास ओपेरा होता है ये भी आपके पास वेब ब्राउजर होता है, मोजिला फायरफॉक्स भी वेब ब्राउजर होता है, सफारी आपके पास वेब ब्राउजर होता है। लेकिन ये जो गूगल होता है ये आपके पास क्या होता है, एक सर्च इंजन होता है। इससे पहले भी हम जो है इसके बारे में बात कर चुके हैं, ठीक। सर्च इंजन का काम क्या होता है, सर्च करने का बेसिकली यहाँ पे इसका कार्य होता है। क्वेश्चन, इनमें से कौन गूगल के संस्थापक में से एक है? तो गूगल के संस्थापक कौन है यहाँ पे, लैरी पेज यहाँ पे गूगल के संस्थापक हो जाते हैं। बाकी यहाँ पे मार्क जुकरबर्ग आप सभी लोग जानते होंगे, जो आपके पास CEO हैं किसके, फेसबुक के। क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? देखिएगा कभी भी अगर एग्जाम में कुछ इस टाइप से क्वेश्चन आए और 1986 अगर आपके एग्जाम में रहे तो ध्यान रखिएगा 1986 में जो है भारत में कंप्यूटर की शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन वो बस था आपके कुछ साइंटिफिक पर्पस के लिए या एजुकेशनल पर्पस के लिए। जब ये जो इंटरनेट है, ये जो पूरा मैं कहूँगा वर्ल्ड वाइड नहीं कहूँगा मैं, एक आम जनता तक पहुँचाया गया, तो ये पहुँचाया गया था आपके पास 15 अगस्त 1995 में, ठीक। तो इसको आप याद रखिएगा। अगर सिंपल अगर 1986 वाली है तो फिर 1986 होगा, और अगर इस टाइप से क्वेश्चन आएगा 1986 नहीं है तो फिर आपके पास आंसर 15 अगस्त 1995 होगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, इंटरनेट में डैश का उपयोग किया जाता है। तो इंटरनेट में किसका उपयोग किया जाता है? इंटरनेट में आपका पैकेट स्विचिंग का उपयोग किया जाता है। अब पैकेट स्विचिंग क्या होता है? पैकेट स्विचिंग का मतलब होता है डेटा को ट्रांसमिशन करना। तो जो डेटा ट्रांसमिशन बेसिकली यहाँ पर होता है पैकेट्स के फॉर्म में होता है, इसलिए उसको पैकेट स्विचिंग बोला जाता है। इंटरनेट पर उपलब्ध सॉफ्टवेयर बग की निःशुल्क मरम्मत को क्या कहा जाता है? तो इसको पैच बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको पैच बोलते हैं। तो इसको बस कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको डायरेक्टली याद ही रखनी पड़ेंगी, तो अदरवाइज इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाएंगी समझाने लायक, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पार्ट भी नहीं है। और ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो शायद ये UKSSC में ना पूछे जाएं, क्योंकि पर्टिकुलर कोर जगह पूछा जाता है कंप्यूटर के, जहाँ पे कोई कोर एग्जाम होता है। डैश का अर्थ उन अवांछित वाणिज्यिक ईमेल से है जिनकी इंटरनेट पर बाढ़ रहती है। तो यहाँ पे इसको क्या बोला जाता है? स्पैम बोला जाता है, ठीक है। स्पैम क्या होता है? स्पैम में आपके पास जो होता है, जो कुछ अनवांटेज आपके पास ईमेल होती है, जैसे एडवर्टाइजमेंट होता है, भाई दुकान का एडवर्टाइजमेंट है, आपके पास प्लॉट का एडवर्टाइजमेंट है, कुछ इस टाइप की जो एडवर्टाइजमेंट होती हैं उसको स्पैम के अंदर बोला जाता है। तो बोला ये स्पैमर्स हैं, बोलते हैं ना स्पैम है, तो स्पैम मतलब फालतू की चीज़ है, तो इसको बोला जाता है स्पैम। बाकी देखिए स्पाईवेयर हो गया, जैसे टॉर्जन हॉर्स हो गया, ये मालवेयर हो गया। मालवेयर के ही पार्ट है आपके पास, टॉर्जन हॉर्स और स्पाईवेयर, ये आपके पास कहीं एक वायरस के ही टाइप होते हैं जो आपके पास कंप्यूटर में आ जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे क्वेश्चन है, कौन सा एक अटैक है जिसमें उपयोगकर्ता को अवांछित मात्रा में ईमेल प्राप्त होती है? तो मतलब अवांछित मात्रा में जो ईमेल प्राप्त होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ईमेल बॉम्ब बोला जाता है। ईमेल बॉम्ब में आपके पास क्या होता है कि आप किसी एक पर्टिकुलर ईमेल आईडी पे बार-बार किसी ईमेल को कर रहे होते हो, तो उससे क्या होता है किसी दूसरे पर्टिकुलर आदमी की क्या होती है? ईमेल क्रैश हो जाती है, ठीक है। जिसको बोला जाता है ईमेल बॉम्ब। बॉम्ब ही बोलना है कि एक पर्टिकुलर ईमेल आईडी पे बार-बार मैसेज करते रहोगे तो क्या बोला जाता है? उसे ईमेल बॉम्बिंग बोला जाता है। इसी टाइप से स्पूमिंग होता है। स्पूमिंग में क्या करते हैं आप फेक आईडी वगैरह बना के किसी दूसरे को डिस्टर्ब करोगे तो इसको स्पूमिंग बोला जाता है। बनाते हैं ना बहुत सारे लोग फेक आईडी, तो उसको स्पूमिंग बोला जाता है। तो यहाँ पे ये 3 क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ईमेल बॉम्ब हो गया, आपके पास पीछे एक स्पूमिंग हो गया, और इससे पहले जो हमने बात की थी यहाँ पे स्पैमर्स के बारे में, थोड़ा सा इनके बीच में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सा TCP प्रोटोकॉल का लेयर नहीं है? तो यहाँ पे ध्यान रखना, जो हमारे पास TCP होती है या IP होती है, इनके पास 4 लेयर होती है। कितनी होती है? 4 लेयर होती है। इसमें आपके पास ट्रांसपोर्ट होती है, एप्लीकेशन होती है, इंटरनेट होती है, और एक नेटवर्क लेयर नाम से भी आता है। आपके पास केवल यहाँ पे क्या नहीं होती है? एक प्रेजेंटेशन लेयर नहीं होती है। तो इससे एग्जाम में यही पूछा जाता है भाई कितनी लेयर होती है? 4 लेयर होती है। कौन कौन सी होती है? ट्रांसपोर्ट, एप्लीकेशन, इंटरनेट, नेटवर्क लेयर नाम से भी आता है। तो यहाँ पे 4 नेटवर्क जो आपको पता होने चाहिए, लेयर सॉरी, और प्रेजेंटेशन तो आपके पास होती नहीं है। क्वेश्चन है, ट्विटर किसने स्थापित किया था? तो यहाँ पे आपका जो नाम आता है ये आता है आपके पास विलियम्स का, इवॉन विलियम्स का, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे एक कभी कभार आता है डोर्सी, कुछ डोर्सी नाम से भी हैं,
तो पूछा जाता है यार इनके सह संस्थापक कौन थे, तो डोर्सी थे। किसका आपके पास, ट्विटर का जाता है। इसके अलावा मार्क जुकरबर्ग आप सभी लोग जानते होंगे, ये आपके पास फेसबुक के हो जाते हैं। और यहाँ पे आपके पास जो टिम कुक हैं ये आपके पास एप्पल के CEO हैं। किसके, एप्पल के। अब एक वो स्मीथ जॉब्स हैं, शायद मुझे लग रहा है 2011 या 15 में इनको बना दिया गया था। तो बस इसमें थोड़ा सा यही चीज़ है, थोड़ा सा ध्यान रखनी है आपको। इसके अलावा यहाँ पे भारतीय मूल के शिव अय्यर दुर्रई किसके आविष्कार से जुड़े हुए हैं, तो ये आपके पास ईमेल के आविष्कार से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ईमेल का आविष्कार यहाँ पे ये भारतीय मूल के थे, अमेरिकन थे। तो 1970 के आसपास जब ईमेल बनाया था तो यहाँ पे इनका जो है नाम आता है। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस है। तो यहाँ पे कौन सा एक एंटीवायरस है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपके पास मेलिसा हो गया, डॉक्टर वेव। तो ये जो डॉक्टर वेव है भैया आपके पास क्या है, ये एक एंटीवायरस हो जाता है। तो कभी कभार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे नाम है जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PDF का पूरा नाम क्या है। तो PDF का जो पूरा नाम होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट हो जाता है। ठीक है, प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट तो नहीं होगा, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट PDF का पूरा नाम। अब यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें, कैप्चा के बारे में आपने सभी ने देखा होगा, जब भी आप फॉर्म वगैरह फिल करते हैं तो कैप्चा आपने डाला होगा। तो कैप्चा क्या होता है, ये क्या होता है आपके पास, मानव इनपुट को मशीन इनपुट से अलग करने के लिए होता है। आपने देखा हो ना, कैप्चा कोड डालते हैं तो उससे पता चल जाता है कि ये जो फॉर्म फिल कर रहा है क्या ह्यूमन ही है या कोई मशीन है। तो उसमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम जो है कैप्चा को यूज़ करते हैं, और अक्सर जो है ये भी पेपर में पूछ लिया जाता है। इनमें से कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल उपयोग करके ईमेल भेजने के लिए किया जाता है। तो देखिए हमारे पास जो प्रोटोकॉल होते हैं, मैंने आपको क्या बताया था, ऐसे चीज़ें होती हैं, एक सेट ऑफ रूल्स होता है जो हम इंटरनेट के लिए यूज़ करते हैं। हमें अगर ईमेल को भेजना है, ईमेल भेजने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, SMTP जो प्रोटोकॉल होता है उसको यूज़ किया जाता है। अगर फाइल को भेजना होता है तो उसके लिए हम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं इंटरनेट पर फाइल को भेजने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें वेब पेजों में ब्राउजिंग की अनुमति देने वाला सॉफ्टवेयर नाम क्या होता है। वेब पेजों में ब्राउजिंग की अनुमति देनी, ब्राउजिंग की अनुमति का मतलब होता है इंटरनेट को चलाना, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे हमें किस चीज़ की जरूरत होती है, ब्राउजर की जरूरत होती है। किस ब्राउजर की जरूरत होती है, वेब ब्राउजर की जरूरत होती है हमें इंटरनेट को चलाने की। क्वेश्चन, इंटरनेट से आपके कंप्यूटर में किए जाने वाले फाइलों के संस्थान को क्या कहा जाता है। तो इसको बोला जाता है आपके पास डाउनलोडिंग। अपलोडिंग मत कर देना इसे, इसको डाउनलोडिंग बोला जाता है, क्योंकि आप किसी चीज़ को लोगे फाइलों को तो आप कहीं ना कहीं अपलोड नहीं कर रहे होंगे, आप उन्हें डाउनलोड ही कर रहे होते। तो क्वेश्चन क्या है, इंटरनेट में आपके कंप्यूटर में किए जाने वाले फाइलों का स्थानांतरण। ठीक है, तो जो फाइलों का स्थानांतरण होता है वो आपके पास किस में आता है, डाउनलोडिंग में आता है। अपलोडिंग में आप जो है फाइल्स को अपलोड करोगे, और यहाँ पे एक फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होती है, इसके बारे में आपको बता ही चुका हूँ। और इसमें JPEG आपके पास क्या होता है, एक फॉर्मेट होता है। किसका होता है वो, आपके पास होता है इमेज का फॉर्मेट। अब हो सकता है बहुत सारे लोगों को जो मैं कह रहा हूँ वो चीज़ें समझ ना आ रही हो, तो भैया वो तभी समझ में आएंगी जब आपको इन चीज़ों के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होगी। क्वेश्चन है, एक्सेल वर्कशीट में सक्रिय सेल की सामग्री कंटेंट डैश से प्रदर्शित होती है। देखिए कभी हम एक्सेल सेट के बारे में जब भी बात करते हैं तो यहाँ पे आपके पास जो आता है वो आता है आपके पास फॉर्मूला बार। ठीक है, तो डिफरेंट बार होती है। देखो टाइटल बार में आपके पास जो है टाइटल आ जाता है। ठीक है, जो सबसे ऊपर होता है उसे टाइटल बार बोलते हैं। नेम बॉक्स में आपके पास नेम आ जाएगा। स्टेटस बार में आपके पास स्टेटस के बारे में जानकारी मिलती है, कितने पेज हैं, कितने आपने वर्डिंग कर दी है। तो इस टाइप के जो बार होते हैं वो डिफरेंट बार होते हैं। अब उन सब में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कुछ इस टाइप से बन जाता है जो आपको यहाँ पे एग्जाम में दिया गया था। क्वेश्चन आपके पास, यदि आप MS वर्ड में Ctrl+A करेंगे। देखिए कभी भी अगर वर्ड में Ctrl+A होता है तो इसका मतलब होता है फाइल में मौजूद संपूर्ण टेक्स्ट को सेलेक्ट करना। ठीक है, Ctrl+A का काम क्या है, कभी भी आप अगर ऐसे करते हो तो Ctrl+A से आप क्या करते हो, जितने भी आपके पास आइटम जो आपको दिखाई दे रहे होते हैं वो सारे के सारे आपके पास सेलेक्ट हो जाते हैं। इसी टाइप से आप Ctrl+X करते हैं तो चीज़ें कट हो जाती है, Ctrl+P करते हैं तो चीज़ें आपके पास प्रिंट हो जाती हैं। ठीक, तो ये कुछ नाम है जो आपको ध्यान रखने, या फिर कभी प्रिंट के लिए भी वो कमांड दी जाती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित विकल्पों में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल कौन सी है। तो आपके पास जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल होती है ये होती है DOCX। याद रखिएगा इन सारी को, डॉस फाइल बोलते हैं ना इसे, तो ये यही होती है DOCX। क्वेश्चन है, स्पेलिंग टूल किस मेनू बार में होता है। जो स्पेलिंग टूल होता है वो आपके पास क्या होता है, रिव्यू टूल बार में आ जाएगा। ठीक है, पेज लेआउट में तो पेज को आप कैसे लेआउट देना है, आपको पोर्ट्रेट देना है, लैंडस्केप देना है, इस टाइप से आता है। फॉर्मूला में आपके पास फॉर्मूला वाली चीज़ें आती है। एक्सेल के बारे में बात हो रही है। इंसर्ट में अगर आपको क्या चीज़ें इंसर्ट करनी है, ठीक है, तो वो इंसर्ट में आ जाता है। तो रिव्यू में आपके पास क्या दिखाई देगा, स्पेलिंग टूल आपको दिखाई देगा। क्वेश्चन है, कॉपी किए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए क्या प्रयुक्त करते हैं। तो कॉपी किए पेस्ट को हम क्या करते हैं, Ctrl+V हम इसमें यूज़ करते हैं। तो आपने कोई चीज़ कॉपी की है, अगर आप उसको पेस्ट करना है तो उसमें V करते हैं। Ctrl+A से सिलेक्ट होता है, Ctrl+C से कॉपी होता है, और आपके पास Ctrl+X से कट हो जाएगा, Ctrl+P से आपके पास प्रिंट हो जाता है। ठीक है, तो जितनी चीज़ मैं कह रहा हूँ आप लोग चाहो तो इसको लिख सकते हैं। क्वेश्चन आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर पर प्रयोग किया जाने वाला डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो डेटाबेस सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो डेटा मतलब जहाँ पे कंप्लीट डेटा होता है उसको बेसिकली मेंटेन करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे जैसे ऑरेकल हो गया, आपके पास फॉक्स प्रो हो गया, और आपके पास MS एक्सेल हो गया।
तो यहाँ पे क्या कहते हैं, डेटाबेस सॉफ्टवेयर, ये सारी चीज़ होते हैं जहाँ पे हम क्या करते हैं, डेटा को यूज़ करते हैं। जैसे MS एक्सेल में क्या करते हैं, आप डेटा को मेंटेन वगैरह करते हैं ना, लेकिन आपके पास जो MS वर्ड है यहाँ पे हम डेटा को मेंटेन नहीं करते। आपने देखा हो ना, MS वर्ड डायरेक्टली हम किसी भी चीज़ को जो है फाइल वाइल बनाने के काम आता है, लेकिन MS एक्सेल में क्या करते हैं, कोई भी जो डेटा वगैरह होता है, कोई सीट्स वगैरह होती हैं, उन सीट्स को बनाने का आप बेसिकली काम करते हैं। तो डेटा को मेंटेन करने का काम होता है इन सब का, MS वर्ड का वो काम नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास शॉर्टकट कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एंटर, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके पास किस चीज़ के लिए आता है, ये आपके पास आता है अलग चयनित आइटम की प्रॉपर्टीज़ दिखाने के लिए। तो आपके पास सेट है, कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो डायरेक्टली आपको ये पता ही होने चाहिए यार अल्ट प्लस एंटर का काम क्या है। तो कोई भी आप आइटम को आपने सेलेक्ट किया तो उसकी जो प्रॉपर्टी आप उसे इजीली चेक कर सकते हैं। अब इसमें बात कर रहे हैं कि सेंट्रल अलाइनमेंट के लिए, अगर आपने कोई चीज़ लिखी है, मानो यही चीज़ लिखी है और आपको सेंट्रल अलाइनमेंट करना, मतलब कुछ इस टाइप से बीच में लेके आना है, तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए आपके पास जो है कंट्रोल E, ये सेंट्रल अलाइनमेंट के लिए आपके पास ऑप्शन हो जाता है। फिर क्वेश्चन है आपके पास किसी विंडो में कीबोर्ड में कौन सा बटन चल रहे हैं, इसके क्या करते हैं। आप सभी लोग जानते हैं हमारे पास जो है फंक्शन की होती है, कितनी फंक्शन की होती है, 12 फंक्शन की होती है। इसमें से हम बात कर रहे हैं कौन सा बटन जो है प्रोग्राम हेल्प के लिए। तो हेल्प के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, यहाँ पे हेल्प के लिए यूज़ करते हैं F2 को। बात समझ में आ रही है। इसी टाइप से हमारे पास जैसे F5 होता है, तो F5 किसके लिए यूज़ होता है, रिफ्रेश वगैरह के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। F7 किसके लिए यूज़ करते हैं, F7 हम स्पेलिंग को चेक करने के लिए यूज़ करते हैं, ग्रामेटिकल कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है, ठीक। और इसी टाइप से आपके पास और भी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे हमारे पास F2 है। F2 जैसे हम रिनेम करने के लिए यूज़ करते हैं। अगर आपको रिनेम करना है, फोल्डर का नाम चेंज करना है तो रिनेम करते हैं। अगर आपको मेनू बार में जाना है, अगर आपको मेनू बार में जाना है तो आप उसके लिए F10 यूज़ करते हैं। और ये डायलॉग बॉक्स वगैरह को मे बी क्लोज करने के लिए जो है F11 को यूज़ करते हैं। तो थोड़ा सा इनके बारे में आप देख लेना, बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित के बारे में आपको देखना था, तो आप ध्यान रखिएगा। ये आपके पास जो ISP है ये सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं होगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए आपके पास सर्विस प्रोवाइडर, ठीक। और इसके अलावा देखिए बाकी ये सब सही है। FTP फाइबर टू द परमिशन, आपके पास इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, और इसके अलावा SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कि भैया आपका जो सर्च है, जो किसी भी चीज़ को सर्च कर रहे हैं वो अच्छे से सर्च हो जाए और जो है एक बेहतर तरीके से जो है चीज़ों के आप तक पहुंच पाए, तो उसको बोला जाता है। इसके अलावा कौन सा सही सुमेलित है आपको ये बताना था। तो VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई होती है, इसका मतलब क्या होता है, स्विच मोड पावर सप्लाई। IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसको बोला जाता है। और DDL डिजिटल डेटा लॉजिक नहीं होता है, इसका मतलब कुछ और होता है। क्या बोला जाता है इसको बोला जाता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ठीक है। तो इन 3-4 को थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 107 के बारे में बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे भीम, ये आपके पास सुमेलित नहीं है। ये इसकी जो फुल फॉर्म होती है भारत इंटरफेस मशीन, कुछ इस टाइप से इसका पूरा नाम आता है। बाकी आपके पास फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ये आपके पास सारे के सारे सही सुमेलित हैं। तो भारत इंटरफेस मनी, इसका इस टाइप से जो है फुल फॉर्म होती है भीम की, तो ये आपके पास सही सुमेलित नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 108 है, SMS का जनक किसे माना जाता है। तो जो आपके पास मैट मैकोनिन है, इनको SMS के जनक माना जाता है। कहा जाता है कि इन्होंने 1992 के आसपास SMS बना दिया था। 2015 में इनकी डेथ भी हो गई थी, लेकिन इन्होंने कभी उस चीज़ को पेटेंट नहीं करवाया। तो यहाँ पे बस थोड़ी सी चीज़ें, थोड़े से इसे ध्यान रखिएगा। बाकी मोबाइल फ़ोन का उपयोग करने के धन स्थानांतरण करने के लिए क्या होता है, इसके लिए हमारे पास होता है IMPS, ठीक है। क्या हो जाता है आपके पास, IMPS, ये वाला है। सो लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, पहली सोशल मीडिया साइट कौन सी थी। तो जो यहाँ पे पहली सोशल मीडिया साइट थी वो आपके पास कौन सी थी, वो आपके पास थी 6 डिग्रीज, ठीक। तो ये जो 6 डिग्रीज थी 1997 में लाई गई थी और 2003 में आके ये बंद हो गई थी, लगभग इतना ही सा टाइम पीरियड है। फिर ये 2002 या 3 की है माई स्पेस, और इसी टाइप से ये तो खैर बात की ही है सारी की सारी। तो इसके अलावा आपके पास एक और क्वेश्चन है, अगर आप वीडियो तक यहाँ तक पहुँच चुके हैं, आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना है कि भारत में जो पहली सोशल साइट आई थी वो कौन सी थी, या भारत की पहली सोशल साइट कौन सी थी। आपको इस चीज़ का जवाब देना है, कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके जरूर बताएं। तो ये था आपका वीडियो सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ आपको इस चीज़ से कुछ सीखने को मिला होगा। कुछ बेसिक चीज़ें ही मैंने रखी हैं ताकि आपको जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना लगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, ठीक है। तो एटलीस्ट जितना बताया गया वो चीज़ें थोड़ा थोड़ा आपको पता होनी चाहिए। बाकी अगर आप बुक्स की तरफ रुक करेंगे तो आपको और भी चीज़ें बेहतर समझ में आ जाएंगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम एक और नई वीडियो के साथ।